हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कार्तिक एज होप में आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम मस्त चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, हमने जैव प्रक्रम पाठ स्टार्ट कर रखा है और मैंने इसका पहला भाग आपको करा दिया है। तो प्यारे बच्चों, आइए बेहतरीन कंटेंट के साथ पेपर में आने वाले प्रश्न उत्तर के साथ हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से समझेंगे जो पेपर में आने वाले हैं। सभी तैयारी बढ़िया करते रहिए, वीडियो देखते रहिए। अगर किसी को कोई समस्या है तो प्लीज मुझे शेयर कमेंट में जरूर करें। तो बच्चों, क्वेश्चन है हमारा, वायु कोष्ठिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए उपयुक्त क्यों है। हमने बताया था आपको वायु कोष्ठिकाएं क्या होती है बच्चों, जिनसे हम सांसों का आदान प्रदान करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करने के काम आती है। तो बच्चों, क्योंकि इनकी संख्या बहुत अधिक होती है, जो वायु कोष्ठिकाएं होती है उनकी संख्या बहुत अधिक होती है, उनकी दीवारें पतली होती है और उनके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का जाल होता है। इसलिए गैसों के आदान प्रदान करने के लिए एक बड़ा सा क्षेत्र मिलता है, ठीक है ना। इसलिए वो जो वायु कोष्ठिकाएं हैं गैसों के आदान प्रदान करने के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जा रही है, मानी जाती है। बच्चों, मनुष्य में श्वसन की प्रक्रिया को समझाइए। श्वसन क्या है? सांस लेना, सांस छोड़ना। आइए जानते हैं। हम सांस द्वारा ऑक्सीजन युक्त वायु को सांस के द्वारा क्या जाती है? ऑक्सीजन से युक्त, मतलब जिस ऑक्सीजन में क्या हो बच्चों, वायु हो, वो कहाँ जाएगी? हमारे फेफड़े में। आसान समझो, हम सांस लेंगे तो हमारे फेफड़े में क्या जाएगी? वायु। वो भी किससे? किसमें घुली हुई? ऑक्सीजन में, ठीक है। और ऑक्सीजन वायु कोष्ठिकाओं से रक्त में पहुंचती है। जो वायु कोष्ठिकाएं वो उस ऑक्सीजन को कहाँ पहुंचाएगी? खून में, हमारे रक्त में। अब रक्त इसे कोशिकाओं तक पहुंचाएगा और कोशिकाएं भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा निकालती है। पहले सांस वायु में मिलके कहाँ जाएगा? फेफड़ों में, जो ऑक्सीजन होगा। फिर वायु कोशिकाओं से रक्त में, रक्त के बाद कोशिकाओं में और कोशिकाओं में भोजन का ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ निकलेगी? शरीर से बाहर, जिसे क्या करता है? रक्त फेफड़ों तक वापस लाता है और हम उसे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। पहले सांस लेंगे, वायु कोशिकाओं में जाएगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा, फिर रक्त तक पहुंचेगा, फिर उसका विपरीत प्रोसेस होगा, फिर फेफड़ों में आएगा और फेफड़ों के द्वारा फिर हम उसको CO2 के रूप में बाहर निकाल देंगे। प्यारे बच्चों, आगे देखिए, परिवहन क्या है। देखो, आपने सुना होगा परिवहन साधनों को बोलते हैं। मोटे मोटे तौर पर आप समझिए परिवहन क्या होते हैं बच्चों? साधन होते हैं। आपने सुना है ना, अरे इस रोड पर तो परिवहन नहीं चलते, मतलब साधन नहीं चलते। यानी परिवहन का मतलब क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र, जो रक्त का परिसंचरण करता है उसे क्या बोलते हैं? परिवहन कहते हैं। मनुष्य में परिवहन के लिए कौन सा तंत्र होता है? जो खून का आदान प्रदान करता है ना, सारे शरीर का मेंटेन करता है, वो क्या है? रक्त परिसंचरण तंत्र। क्या बच्चों? बोलिए मेरे साथ साथ, मनुष्य में परिवहन के लिए कौन सा तंत्र होता है? तो सर उत्तर है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसमें हृदय, रक्त और रक्त वाहिकाएं शामिल है। हृदय शामिल है, रक्त शामिल है और रक्त की वाहिकाएं। आगे देखिए, हृदय का क्या कार्य है? बच्चों, आपको पता है हृदय का क्या कार्य है? अब आप ये मत बोल देना सर हमारे अनुसार तो हृदय कुछ और ही कार्य है। हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना, ठीक है। क्या होता है बच्चों? हृदय का कार्य होता है रक्त को पंप करना। हृदय जितनी तेज दौड़ेगा, मतलब जितनी तेज धड़केगा, समझो उतनी ही तेज क्या हो रहा है? आपके रक्त का पंप हो रहा है, आपका रक्त शुद्ध होगा। जितनी अधिक स्पीड से आपका हृदय पंप करेगा उतनी अधिक स्पीड से आपका रक्त क्या होगा? पंप होगा।
आगे देखिए, मानव हृदय में कितने कक्ष हैं? बच्चों मानव हृदय में कितने, जो हमारा हृदय उसमें कितने कक्ष होते हैं? दाया अलिंद, बाया अलिंद और बाया अलिंद और बाया नीले। ठीक है बच्चों, दाया अलिंद होगा, दाया नीले होगा, फिर बाया अलिंद और बाया नीले, ये हृदय के कक्ष है बच्चों। ठीक है, अगला आगे इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, मैं दिखाऊंगा आपको। आगे चलो, धमनियां और शिराएं क्या है? बच्चों देखिए, धमनियां क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से बच्चे। हृदय से रक्त को, हृदय से रक्त को शरीर के सभी भागों में कौन पहुंचाएगी? धमनियां। अगर हृदय से रक्त शरीर के सभी भागों में जा रहा है तो ये किसके वजह से जा रहा है? धमनियों से। लेकिन शरीर के विभिन्न भागों से रक्त को हृदय तक कौन लाएगी? शिराएं। ओके बच्चों, अगर हृदय से रक्त को सभी भाग में पहुंचाना शरीर के, तो धमनियां काम करेगी, और शरीर के सारे भागों से रक्त को हृदय तक लाना, तो ये काम कौन करेगी? शिराएं। आगे चलो, रक्त के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? बच्चों जो रक्त होता है उसमें प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, जिसे आप रेड बीसी मतलब आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड सेल। प्लाज्मा होता है, लाल रक्त कोशिकाएं होती है, और श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, जिसे आप डब्ल्यूबीसी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लाज्मा, ये रक्त के प्रमुख घटक हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का क्या कार्य है? बच्चों लाल रक्त कोशिका का क्या कार्य है? देखिए, उनमें उपस्थित हीमोग्लोबिन, जो लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित होती है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायता करती है। आपको पता है ना, जो हमारे लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने में सहायता करता है। हीमोग्लोबिन के कैप्सूल भी आते हैं, जिसमें रक्त की कमी होती है उन्हें हीमोग्लोबिन के कैप्सूल खाने के लिए भी बोला जाता है। आगे देखिए बच्चों, श्वेत रक्त कोशिकाएं का कार्य क्या है? अब देखिए, वे शरीर को संक्रमण और रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों से बचाने में सहायता करते हैं। अब आप घर में रोटी टुकड़ा खाते हैं, सब्जी वगैरह खाते हैं, और कुछ भी बाहर से मंगा खा लेते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल शुद्ध आपको भोजन मिला हुआ है। कुछ ना कुछ उसमें एक आधा कण बेकार भी होगा, कभी कभार आप धोखे से गलत चीज खा लेते हो। लेकिन आपने देखा होगा कई बार जब आप कुछ गलत चीज खा लेते हो तो तब भी आपका शरीर ठीक रहता है। वो कारण क्या है? जो श्वेत रक्त कोशिकाएं ना, तो वो शरीर में उस कीटाणु को, उस सूक्ष्म जीव को अंदर तक आने नहीं देती, उसे डेड कर देती है, उसे खत्म कर देती है, और हमारी रक्षा करती है। किससे? सूक्ष्म जीवों से, जो खतरनाक सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे शरीर को बीमार कर सकते हैं, उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? तो हम बोलेंगे बच्चों, श्वेत रक्त कोशिकाएं, WBC। कोई चोट लग जाएगी तो हमारा घाव तुरंत भर आता है, व्हाट इज रीजन? इसका क्या कारण है? WBC। प्लेटलेट्स का क्या कार्य है? देखिए बच्चों, प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। क्या कार्य होता है? प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना। आपको पता है कभी कभार बोलते हैं कि सर प्लेटें गिर गई हैं, खून की कमी हो गई है, तो उसमें क्या होता है? खून का थक्का नहीं बन पाता, इसलिए कमजोरी आती है शरीर में, बुखार हो जाता है इंसान को, और काफी कमजोरी शरीर में देखने को मिलती है। किसके कारण? जब प्लेटलेट्स कम हो जाती है। क्योंकि प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम होता है रक्त का थक्का बनाना, जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्त स्त्राव को रोकने में मदद मिलती है। ठीक है, आगे देखो, लस्सी का क्या है? बच्चों लस्सी का एक हल्का रंगहीन द्रव है, जो लस्सी का है ना, वो एक हल्का रंगहीन द्रव है, जो उत्तकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाने तथा कुछ पदार्थों के परिवहन में सहायता करता है। कौन? लस्सी का। आप समझिए ध्यान से, लस्सी का क्या है? साथ साथ याद करो बच्चों, लस्सी का एक हल्का
रंगहीन द्रव है जो उत्तकों से अतिरिक्त द्रव को वापस रक्त में पहुंचाने का काम करेगा तथा कुछ पदार्थों के परिवहन में सहायता करेगा। आगे देखो बच्चों, पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम। पौधों में जल को कौन पहुंचाता है? जाइलम। और पौधों में जल का परिवहन तो जाइलम करेगा। और पौधों में भोजन का परिवहन कौन करेगा? फ्लोएम। मतलब जो पौधों में जल और भोजन पहुंचा रहा है, वो काम कौन कौन करता है? जाइलम और फ्लोएम। पौधों में ऊपर नीचे से लेके ऊपर पत्ती तक जल कौन पहुंचाएगा? जाइलम, क्योंकि जल कहाँ है? भूमि में, तो भूमि से जल आएगा और भूमि की पौधे की जड़ से लेके पौधे की पत्तियों तक जल कौन पहुंचाएगा? जाइलम। लेकिन भोजन कहाँ से आएगा? पत्तियों से, क्योंकि भोजन किससे बन रहा है? सूर्य के प्रकाश से बन रहा है। ठीक है, तो भोजन पत्तियों से जड़ तक कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम। ओके, अब देखिए वाष्पोत्सर्जन क्या है बच्चों? पौधों के वायवीय भाग कौन कौन से होते हैं? पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। भाई हम खा पी लेते हैं तो खाने पीने के बाद उसका मल त्याग कर देते हैं, ठीक है नहीं, तो हम तो बोलते हैं उत्सर्जन। हम क्या बोलते हैं बच्चों? उत्सर्जन। लेकिन भाई पौधे भी तो खाते पीते हैं, तो इनको भी तो अपना मल त्याग करना पड़ेगा। लेकिन ये किसके रूप में करते हैं? ये करते हैं पत्तियों से जल का वाष्प के द्वारा बाहर निकलना। जो पत्तियां होती है ना, आपने देखा होगा पत्ती तोड़ना, उसमें आपको जल दिखता है, वो क्या है? वो पौधों का उत्सर्जन पदार्थ है। तो पत्तियों से जल का वाष्प के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है बच्चों? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे देखिए, वाष्पोत्सर्जन का क्या महत्व है? यह पौधे में जल एवं खनिज के ऊपर की ओर परिवहन में सहायता करता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है ना, ये जल को और खनिजों को पौधे तक पहुंचाने में हेल्प करेगा, ऊपर तक पत्तियों तक पहुंचाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। और पौधों को ठंडा रखने में भी मदद करता है। आप पेड़ के नीचे बैठते हो, आपको ठंडी ठंडी हवा आती है, इसका भी कारण क्या है? वाष्पोत्सर्जन। अब उत्सर्जन क्या है बच्चों? देखो मैंने बताया ना आपको अभी। अब हम आते हैं मानव की बात कर रहे हैं। अब तक हमने बात की थी पौधों की, अब करेंगे मानव की बात। उत्सर्जन क्या होता है? शरीर में बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को, जो शरीर में हम भोजन खाते हैं, कुछ तो भोजन ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ भोजन जो अपशिष्ट रह जाता है उसे गुदा के माध्यम से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाते हैं? उत्सर्जन कहलाती है। शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ को निकालने की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? हम उत्सर्जन कहते हैं। आगे देखो बच्चों, मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं? अब देखो मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन से हैं बच्चों? मनुष्य में मुख्य रूप से वृक्क, जिसे आप क्या बोलते हैं? किडनी क्या है? मुख्य उत्सर्जी अंग है। साथ ही फेफड़े और त्वचा भी अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करती है। भाई अंग देखो, किडनी भी है, ठीक है ना, जो उत्सर्जी अंग है, मतलब मूत्र वगैरह आप शरीर से बाहर निकालते हो। और फेफड़े हैं जो CO2 को बाहर निकाल देते हैं, वो भी तो अपशिष्ट के रूप में ही है। और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में कौन काम आती है? त्वचा। आगे देखो, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बच्चों नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाएगी? नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन की संरचना और क्रिया जो काम हो वही क्या है? नेफ्रॉन। अब देखो बच्चों नेफ्रॉन का क्या कार्य है? नेफ्रॉन रक्त का निस्यंदन करता है। जो नेफ्रॉन होता है ना, वो रक्त क्या करता है? निस्यंदन करता है, इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है और उपयोगी पदार्थ के पुनः अवशोषण में सहायता करता है।
पदार्थों के पुनः अवशोषण में सहायता करता है और मूत्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो मूत्र का निर्माण होता है वो किसके थ्रू होता है? नेफ्रॉन के थ्रू होता है। इसका चित्र भी मैंने आगे आपको दिया है, अभी समझाऊंगा मैं, 1 मिनट रुके रहिए आप सब बच्चे, पहले पूरा समझाते। नेफ्रॉन क्या था? एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। फिर उसके बाद नेफ्रॉन का कार्य क्या है? नेफ्रॉन का कार्य है रक्त का निस्यंदन करना और उपयोगी पदार्थों के पुनः अवशोषण में सहायता करना। इससे क्या होता है? मूत्र निर्माण में भी भूमिका निभाता है। कौन? नेफ्रॉन। मूत्र निर्माण की मुख्य अवस्थाएं कौन कौन सी है? तो बच्चों पहले तो क्या होगा? निस्यंदन होगा, ठीक है ना। क्या होगा बच्चों? निस्यंदन, मूत्र बनेगा। फिर उससे का पुनः अवशोषण होगा, उसमें से भी क्या सही है क्या गलत है वो पता लगेगा। और फिर इसका स्त्रवण हो जाएगा, मतलब ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाएगा मूत्र नली के माध्यम के द्वारा। तो पहले क्या होगा? निस्यंदन, फिर पुनः अवशोषण, फिर स्त्रवण। ये किसकी प्रक्रिया है? मूत्र निर्माण की अवस्थाएं हैं ये, ठीक है बच्चों, प्रक्रिया नहीं अवस्थाएं मूत्र निर्माण की। पहले निस्यंदन होगा, पुनः अवशोषण होगा, फिर स्त्रवण होगा। अब बच्चों ये रहा देखो, थोड़ा साफ नहीं चमक रहा है लेकिन आप आराम से समझ सकते हो इसको। मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बोर्ड में हर बार देखने को मिलता है ये। मानव नेफ्रॉन का स्वच्छ नामांकित चित्र। अब देखो ध्यान से, ये क्या है यहाँ पे? अभिवाही धमनिका। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, मैं इधर से बात करूंगा पहले, लेफ्ट साइड से। अभिवाही धमनिका, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट, कुंडलित नलिका। ओके, अब इधर देखो, अपवाही धमनिका, संवाहक नलिका, सामान्य संवाहक नली, अभिरोही चाप, और फिर ये क्या होगा? हैनले का अवरोही चाप। इस प्रकार से क्या है बच्चों तुम्हारा ये नेफ्रॉन का चित्र है। इसकी आप प्रैक्टिस करना, बार बार प्रैक्टिस करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्क का कार्य, मुख्य कार्य क्या है बच्चों? वर्क का क्या कार्य होता है? देखिए, रक्त से नाइट्रोजनी अपशिष्ट तथा अतिरिक्त जल और लवण को हटाकर मूत्र का निर्माण करते हैं। ये रक्त से क्या हटाएगा? नाइट्रोजन हटाएगा, अपशिष्ट पदार्थ हटाएगा तथा अतिरिक्त जल को हटा देगा। और किसका निर्माण करेगा? लवण को हटाकर मूत्र का निर्माण करता है। आगे देखिए, मानव पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए। बच्चों वही मानव पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं जिससे हम भोजन वगैरह खाते हैं, पचाते हैं, कैसे कैसे इसका काम होता है ये समझेंगे। देखिए बच्चों, भोजन मुख से शरीर में प्रवेश करता है, बहुत आसान बात है। भोजन मुख से शरीर में प्रवेश करेगा और मुख में लार भोजन को गिला करती है, जो लाल होती है। उसके बाद जब भोजन गिला हो जाएगा और स्टार्च के पाचन की शुरुआत होती है, फिर स्टार्च उसका पाचन करेगा। पाचन कहाँ होगा? आमाशय में। ग्रास नली भोजन को आमाशय तक पहुंचाएगी और आमाशय क्या जनरेट करेगा? HCl और पाचक एंजाइम भोजन पर कार्य करेंगे। छोटी आंत में पाचन पूरा होगा तथा पचे हुए पोषक पदार्थों का अवशोषण होगा और बड़ी आंत मुख्यतः जल का अवशोषण कर देगी, जल को अलग कर देगी। अंत में अपचित पदार्थ, जो नहीं पचेंगे पदार्थ, मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाएंगे। अपचित, जो पचने वाले पदार्थ नहीं है वो अलग हो जाएंगे। मूत्र नली द्वारा मूत्र बाहर निकल जाएगा और गुदा द्वारा मल मूत्र बाहर निकल जाएगा। आगे समझते हैं इसका चित्र। देखिए ये रहा, ये जीभ है, ये मुंह है, ये मुख गुहा है। तो मुख गुहा में भोजन जाएगा, ये यहाँ लार में लिपटेगा, कहाँ जाएगा? ग्रासिका में। ग्रासिका के बाद जाएगा आमाशय में, और जो पित्ताशय पित्त का भंडारण करेगा। ठीक है बच्चों। अब ये क्षुद्रांत्र में, उसके बाद वृद्धांत्र में, और फिर इसके बाद गुदा द्वार से के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। तो मानव पाचन तंत्र का भी आप बार बार कच्ची पेंसिल से अभ्यास करना है, इसको बार बार बना के देखना है। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे चैप्टर्स आपको तब याद आएंगे तब आप बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे, यदि आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा होगा तो। अब देखो अगला क्वेश्चन है,
मानव हृदय में दोहरा परिसंचरण समझाइए। जो मानव हृदय है उसमें दोहरा परिसंचरण होता है। मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना, अभी दायां अलिंद बायां नीले। ठीक है बच्चों, वही सिस्टम है ये भी। देखिए बच्चों, मानव में रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। जैसे मशीन होती है ना, पहले मशीन ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर फिर नीचे, इसी प्रकार से होता है। रक्त एक बार बायां एक तरफ, एक बार दायां, एक बार बायां एक तरफ दायां। अब देखिए, मानव में रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरता है। एक परिसंचरण में हृदय से रक्त फेफड़ों तक जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त करके वापस हृदय में आता है। ओके बच्चों, पहले क्या करेगा, मानव में रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरेगा, फिर एक परिसंचरण में हृदय से रक्त फेफड़ों तक जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त करके वापस हृदय में आता है। एक चक्कर तैयार हो गया, एक साइड का तैयार हो गया। उसके बाद दूसरा, परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से पूरे शरीर में जाता है। यहाँ कौन काम कर रहे हैं, धमनियां और शिराएं काम करेगी। यहाँ पे पूरे रक्त को इधर से उधर ले जाने में काम कौन कर रही है, धमनियां और शिरा। और ऑक्सीजन रहित रक्त वापस हृदय में आता है। इसे क्या बोलते हैं, दोहरा परिसंचरण। देखिए, मानव में रक्त एक पूरे चक्र में हृदय से 2 बार गुजरेगा। एक परिसंचरण में हृदय से रक्त फेफड़ों तक जाता है और ऑक्सीजन प्राप्त करेगा और वापस हृदय में चला जाता है। दूसरे परिसंचरण में ऑक्सीजन युक्त रक्त हृदय से पूरे शरीर में जाएगा और ऑक्सीजन रहित रक्त वापस हृदय में आएगा। इसे क्या बोलेंगे, दोहरा परिसंचरण। अब देखिए, मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। पहले पढ़ाया था मैंने आपको नेफ्रॉन, फिर पढ़ाया पाचन तंत्र, अब है मानव उत्सर्जन तंत्र। और तीनों ही डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में आएंगे, आते हैं, इस बार भी आएंगे भाई, तो वीडियो को हल्के में ना ले। मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन कीजिए। मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 वृक्क, 2 मूत्र वाहिनियां, मूत्राशय और मूत्र मार्ग होता है। ओके बच्चों, 2 वृक्क होंगे मतलब 2 किडनी होंगी, 2 मूत्र वाहिनियां होंगी, मूत्राशय होगा और मूत्र मार्ग होगा। वृक्क रक्त को छानकर अवशिष्ट पदार्थ तथा अतिरिक्त जल और लवण को अलग करते हैं, इससे मूत्र बनता है। इससे क्या बनता है बच्चों, मूत्र। मूत्र वाहिनियां इसे मूत्राशय तक पहुंचाती है और मूत्राशय में मूत्र अस्थायी रूप से जमा होता है और मूत्र मार्ग द्वारा बाहर निकल जाता है। अस्थायी का मतलब है आप उसको लंबे समय तक शरीर के अंदर नहीं रख सकते। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से मानव उत्सर्जन तंत्र का वर्णन है। 2 किडनी होगी, 2 मूत्रवाहिनियां, मूत्राशय और मूत्रमार्ग होगा। वृक्क रक्त को छानकर अपशिष्ट पदार्थों तथा अतिरिक्त जल और लवण को अलग करेगा, इससे मूत्र बनेगा। मूत्र वाहिनियों द्वारा इसे मूत्राशय तक पहुंचाया जाएगा और मूत्राशय में मूत्र अस्थायी रूप से जमा होता है और मूत्रमार्ग द्वारा बाहर निकाल दिया जाएगा। अब इसका चित्र है, देखो ये रहा वृक्क, ये 2 किडनी हो गई, ये मूत्र वाहिनी हो गई, ये मूत्राशय हो गया और ये होता है मूत्र मार्ग, ये होता है मूत्र रंध्र। ओके बच्चों, तो मैंने आपको 3 डायग्राम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाए हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को बार बार देखें, अंत तक देखें, साथ साथ याद करें। अरे 2-4 बार अगर वीडियो को समझेंगे तो अपने आप ही याद हो जाएगा यार बच्चों। तो भाई बच्चों, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, मैं चाहता हूँ आपका 2027 में बेहतरीन रिजल्ट आए और मैं आपको पुरस्कार से सम्मान करूँ, ताकि देश दुनिया को पता लगे कि देश में विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं और शिक्षक मेहनत करने वाले हैं, और आप और हमारी सहायता से तभी बनेगा हमारा भारत विश्व गुरु। तो धन्यवाद बच्चों, इसी चैप्टर के साथ हम इस वीडियो ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे पार्ट 6 में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, जल्द मिलेंगे, फिर मिलेंगे।